सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल नीट को पीट। तो इस चैनल के अंदर हम फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो जो नीट के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर वर्कअप करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को प्रिपेयर किया जाएगा। सो टुडे वी स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो वेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़। कि फिज़िक्स में क्या होता है, देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं किसी भी बॉडी की, ठीक है, विच आर एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी। जो किसी बॉडी की प्रॉपर्टीज़ है उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी बॉडी की जिसको मेजर कर सकते हैं, दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे अगर मान लो कोई बॉडी मोशन में है तो यू कैन मेजर इट्स स्पीड, इट्स वेलोसिटी, इट्स एक्सलरेशन। तो ये सब क्या है, दे ऑल आर व्हाट, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है जिनको हम वेक्टर्स बोलते हैं, और दूसरा जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है जिनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स। तो हमने बोला फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की हैं, वन इज स्केलर एंड वन इज वेक्टर। तो बेटा ये स्केलर क्वांटिटी वो है विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, तो दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, तो इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जो वेक्टर क्वांटिटी है दिस विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इनकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और जो वेक्टर हैं दे विल फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। तो ये इनको हम सिंपली ऐड नहीं करते हैं, तो विल यूज समथिंग विच इज नोन एज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि कुछ क्वांटिटीज़ और भी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन वी डोंट कॉल देम एज वेक्टर। उनको हम वेक्टर नहीं बोलते क्योंकि उनको हम वेक्टर लॉ से ऐड नहीं करते। क्लियर है, उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज़। जैसे देयर इज करंट, तो करंट सबको पता है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से किधर जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इट हैज़ गॉट डायरेक्शन एंड इट विल हैव मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, लेकिन हम जब करंट की बात करते हैं, क्लियर है, व्हेन वी टॉक अबाउट करंट, तो हम इसको वेक्टर नहीं मानते। क्योंकि अगर एक डायरेक्शन से मान लो वेक्टर आ रहा है, मान लो इधर से करंट आ रहा है लेट अस से 1 एम्पेयर, और इस साइड से करंट आ रहा है 2 एम्पेयर, तो ये जब हम दोनों करंट को जोड़ देंगे आपस में तो दिस विल बिकम 3 एम्पेयर करंट। सो इसमें हम सिंपल एडिशन यूज़ करते हैं। वी यूज़ व्हाट, सिंपल एडिशन। हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए, जिन दो चीज़ों को ऐड करने के लिए हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हमने बोला नॉर्मली कि फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनको हम मेजर कर सकते हैं किसी बॉडी की भी। इसके अंदर दे कैन बी स्केलर और दे कैन बी वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो है विच हैज़ गॉट ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी वो है विच हैज़ गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड वी ऐड देम बाय वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। इनको हम वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं। सिमिलरली देयर इज थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी जिसके अंदर क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो जैसे करंट है, हमने बोला मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, डायरेक्शन प्रेजेंट है, लेकिन हम इनको वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन से ऐड नहीं करते। क्योंकि हम इनको वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन से ऐड नहीं कर सकते, वी डोंट कॉल देम एज वेक्टर्स, वी कॉल देम एज टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। सो आगे चलते हैं हम आगे टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो देयर आर टाइप ऑफ वेक्टर, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट विल सी दी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। के वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, तो अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को हम ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो इट इज़ लाइक ए एरो। तो ये इसका जो पार्ट है दिस इज इट्स टेल, और ये जो पार्ट है बेटा दिस इज इट्स हेड, ये इसका हेड है। क्लियर है, तो वेक्टर इज, अगर मैं वेक्टर को वैसे लिखूँ, लेटर से दिस इज ए वेक्टर, तो मैं ए के ऊपर एक एरो बना दूंगा। सो दिस विल रिप्रेजेंट ए वेक्टर। ये क्या बताएगा, ए वेक्टर। तो ये जो एरो है ये तुम्हें बताता है डायरेक्शन। क्या बताएगा, डायरेक्शन।
कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, और ये जो लेंथ है, लेंथ विल टेल यू द मैग्नीट्यूड। तो एरो जो है, जो हेड का है, वो तुम्हें डायरेक्शन बता रहा है, और जो इसकी लेंथ है वो क्या बताती है, मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड बताती है। अब अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को तुम उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकते हो, मतलब शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जब हम शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, डायरेक्शन शुड स्टे सेम। कि जैसे मान लो अगर ये एक वेक्टर है, लेट अस से दिस इज अ वेक्टर, तो मैं इसको, इसकी लाइन जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है उस लाइन में, ठीक है, जो लाइन ऑफ वेक्टर है, ये वेक्टर की लाइन हो गई ऐसे, तो मैं इसको इस डायरेक्शन में आगे या पीछे की तरफ डिस्प्लेस कर सकता हूँ। जब मैं ऐसे करूँगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम। सिमिलरली मैं इस वेक्टर को इसके पैरेलल नीचे और इसके पैरेलल ऊपर भी डिस्प्लेस कर सकता हूँ। तो तुमने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी वेक्टर है, हम उस वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। उस वेक्टर को जब हम डिस्प्लेस करेंगे, वी कैन आइदर डिस्प्लेस इट इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर, आगे या पीछे, या हम वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो वी कैन डिस्प्लेस इट पैरेलल टू ईच अदर, हम इसको पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं इस पार्ट को। क्लियर है? तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है कि वेक्टर दिखाई कैसे देता है। तो वेक्टर विल हैव ए टेल एंड ए हेड, एंड वेक्टर जो है इसको मैं इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकता हूँ। जैसे मान लो कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, लेट अस से कोई वेक्टर गिवन टू अस लाइक दिस, ये एक वेक्टर है, ये लेट अस से मेक दिस वेक्टर दिस वे इधर, तो यहाँ तो मैं इसको आगे की तरफ डिस्प्लेस कर सकता हूँ, मैं इसको पीछे की तरफ डिस्प्लेस कर सकता हूँ, मैं इसके पैरेलल ऊपर जा सकता हूँ, पैरेलल नीचे जा सकता हूँ। तो इन डायरेक्शन में हम इन वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को जनरली इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत रहती है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। के जैसे मान लो हमें दो वेक्टर दिए हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड लेट अस से दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हमने अभी बात की थी कि भैया हम वेक्टर को उसी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं, पैरेलल जा सकते हैं, आगे को जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस ए वेक्टर को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर सकता हूँ, पैरेलली ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ ऐसा करके। तो ये अब जो एंगल है दो वेक्टर के बीच में, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द वेक्टर और द टू हेड्स ऑफ द वेक्टर। के जैसे हमने इन दो वेक्टर को इसकी टेल से जोड़ दिया, तो ये जो एंगल है थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब जैसे मैंने ए को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया है, मैं बी को भी डिस्प्लेस कर सकता हूँ। तो मान लो मैं इस बी को डिस्प्लेस करके पैरेलली पहले यहाँ लाता हूँ और फिर पीछे खींच देता हूँ, तो यहाँ पर बी वेक्टर आ जाएगा। सो दिस विल ऑल्सो गिव अस द एंगल थीटा, ये भी क्या देगा, एंगल थीटा। सो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज द एंगल बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द टू टेल्स ऑफ द वेक्टर। के अगर आप ध्यान दो इधर, तो बेटा अगर मैं इस वेक्टर को पीछे की तरफ खींच देता हूँ ए को, तो इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ एक बार। तो मैंने ए वेक्टर को पीछे खींच दिया ऐसे, और मैंने बी वेक्टर को भी ऐसे करके पीछे खींच दिया। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। एंगल बिटवीन टू ऑपोजिट एंगल्स होंगे लाइन, तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन द टू टेल्स और टू हेड्स ऑफ द वेक्टर। या तो मैं वेक्टर की दोनों टेल को जोड़ दूं, या दोनों वेक्टर के हेड को जोड़ दूं, जो बीच में एंगल आएगा दैट विल बी नोन एज द एंगल ऑफ द वेक्टर। तो ये दो एंगल वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऐसे निकलेगा। कभी कभी नीट में क्वेश्चन भी देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि जैसे अगर ऐसे दे दिया, सोचो दे विल गिव यू टू वेक्टर्स लाइक दिस, ये एंगल दे देंगे 120 डिग्री, एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। अब अगर मुझे वेक्टर की रिजल्टेंट निकालनी है तो मुझे वेक्टर के अंदर क्या करना है, एंगल का पता होना चाहिए। नो लिख दिया 120 डिग्री एंगल, लेकिन ये 120 डिग्री एंगल होता नहीं है, तो भैया एंगल तो मुझे पीछे इसको खींच के लगाना पड़ेगा ऐसे। सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो सबको पता है नॉर्मली कि जो वेक्टर का सम है वो हम ऐसे निकालते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, हम इसके ऊपर आएंगे दोबारा, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा अंडर रूट। तो समझ रहे हो एंगल अब थीटा कितना लेना है, वो दिखा 120 डिग्री रहा है लेकिन हमें थीटा कितना लेना है, थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि वेक्टर को हम उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं इन दी लाइन ऑफ ए वेक्टर और पैरेलल टू दी वेक्टर। दूसरा इसके अंदर कि अगर हमें वेक्टर के बीच में एंगल देखना है, दैट विल बी ऑलवेज द एंगल बिटवीन द टू हेड्स और द टू टेल्स ऑफ द वेक्टर। यहाँ तो हम वेक्टर को ऐसे लाइन कर दें कि दोनों की टेल जुड़ जाए या दोनों के हेड जुड़ जाए, उनके बीच में जो एंगल आएगा दैट विल बी नोन एज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। नेक्स्ट स्लाइड चलते हम। सो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब है कि हम वेक्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे देखते हैं, मान लो मुझे एक वेक्टर दिया है ए और मान लो ये एंगल थीटा है और मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है इन डायरेक्शन ए बी। लेट अस कीप इट एक्स वाई। बेटा इस डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट आता है ए कॉस थीटा। क्या आएगा, ए कॉस थीटा। अब हो सकता है कि भैया ये जो एंगल है ये ऊपर की तरफ है थीटा, जैसे मान लो मैं ऐसा कर देता हूँ एक्स जेड एंड दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना आता है, ए कॉस थीटा। तो मुझे जिस भी डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, चाहे वो नीचे की तरफ है थीटा, चाहे वो ऊपर की तरफ थीटा है, ठीक है, आगे की तरफ थीटा है या पीछे की तरफ थीटा एंगल है, तो हर केस के अंदर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी ए कॉस थीटा। अब होता क्या, नॉर्मली जब हम वेक्टर्स के कंपोनेंट करते हैं तो हम वेक्टर्स के कंपोनेंट 90 डिग्री पे करते हैं। तो जो तुम सबने पढ़ा होगा, मान लो ये वेक्टर ए है और मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ए कॉस थीटा। तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा बेटा, वर्टिकल के साथ ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इसके साथ जो एंगल आएगा दैट विल बी ए कॉस 90 माइनस थीटा। अब सबको पता है कि जो कॉस 90 माइनस थीटा है दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बेटा दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसलिए जब हम 90 डिग्री पे दो वेक्टर मतलब वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाते हैं, वन अलोंग दी हॉरिजॉन्टल एंड वन अलोंग दी वर्टिकल, तो जो तो एंगल के साथ आता है उसको हम लिख देते हैं ए कॉस थीटा ऐसे, और जो यहाँ आएगा इसको क्या बोल देते हैं, ए साइन थीटा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि अगर हम ये चीज़ हमें कंसेप्चुलाइज करनी है कि अगर मान लो ये वेक्टर है तो भैया इसका कंपोनेंट इधर, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, लेट अस से दिस इज ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल ए है साइड, ये थीटा है, तो इधर साइड कौन सी आएगी, ए कॉस थीटा, और सामने वाली साइड क्या आती है, ये साइन थीटा। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ करते हैं इसका, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अगर ये साइड ए है, ये एंगल थीटा है, तो जो इसके साथ कंपोनेंट हम ढूंढ रहे हैं वो कितना होगा, ए कॉस थीटा, और सामने वाला मैंने ए साइन थीटा लिखा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आएगा और फिर मैं इसको आगे डिस्प्लेस कर सकता हूँ, तो दिस विल बी ए साइन थीटा। तो हम जब दो वेक्टर के दो कंपोनेंट करते हैं, कि अगर ये वेक्टर है कि मान लो इधर एंगल थीटा है, अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए कॉस थीटा, और ये वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। क्लियर है, क्योंकि एंगल जो ऊपर वाली साइड में आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। इस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं जो तुम साथ साथ पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे स्ट्रेंथन हो जाएंगे। क्लियर, सो यू शुड रिमेंबर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। वैसे सबने पढ़ा भी होता है, जैसे मान लो कॉस 60 है, साइन 30 के बराबर होता है, सबको बताओ, और ये वैल्यू कितनी होती है, हाफ। क्लियर है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
नाउ वी कम टू कार्टेशियन मेथड टू रिप्रेजेंट द वेक्टर, जो हमने अभी किया कि जैसे मान लो हमारे पास ये वेक्टर है, ए वेक्टर, ये 5 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, डायरेक्शन ऐसे, एंड एंगल विद द एक्स एक्सिस इज थीटा, एंगल विद द एक्स एक्सिस इज थीटा। तो बेटा अगर मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, ये वाला, दिस विल बी 5 cos थीटा, लेट अस से दिस थीटा इज 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 5 cos ऑफ 60, सो दैट इज 2.5, ठीक है। अब क्योंकि एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम लेते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हम लेते हैं आई कैप, ये यूनिट वेक्टर है जो ये बताता है कि वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे यूनिट वेक्टर के ऊपर, लेकिन हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, आई कैप में, ठीक है। तो वी विल राइट आई कैप। अब अगर मैं इस साइड लूँ, दिस साइड, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 साइन ऑफ थीटा 60 डिग्री, so this will be 5 into root 3 by 2, so this will be 2.5 root 3। अब जब हम y एक्सिस में लेते हैं तो y एक्सिस की डायरेक्शन को हम बोलते हैं j कैप, तो राइट इट एज j कैप। अभी तुम बस इतना याद रखो, x एक्सिस की डायरेक्शन i कैप है, y एक्सिस की डायरेक्शन लिखनी है z कैप है, z एक्सिस की डायरेक्शन है तो हम उसको लिखते हैं k कैप, वी राइट इट एज k कैप। तो अब मैं इस वेक्टर को, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड कितना था 5 एंड इसका थीटा था 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, तो इसको अगर मैंने आई कैप और जे कैप की टर्म में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ए वेक्टर है दिस विल बी इक्वल टू 2.5 आई कैप प्लस 2.5 रूट 3 जे कैप, ऐसे लिख सकता हूँ। तो जब हम किसी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म में लिखते हैं तो वी कॉल इट एज कार्टेशियन मेथड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम कार्टेशियन मेथड में लिखते हैं तो हमारे लिए दो वेक्टर को ऐड करना, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, वो हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। हाँ, और तुम ये बात ध्यान रखना कि हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उनका प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रोडक्ट दो तरह से लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन हम कभी भी दो वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, वी डू नॉट डिवाइड टू वेक्टर्स, क्योंकि फिर हम उसकी जो डायरेक्शन है उसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो जब हमने किसी वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में लिख दिया तो वी कॉल इट एज कार्टेशियन मेथड टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। आगे चलते हैं, वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन अगर मैं वेक्टर्स की करनी है तो वी जनरली यूज द मेथड हेड टेल मेथड एंड ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। सब ये सब एक जैसे ही हैं, ठीक है, लेकिन हमें इसके लिए सिर्फ समझना इसलिए है क्योंकि ये वो पार्ट है विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एंट्रेंस एग्जाम, तो हमें एंट्रेंस एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें होता क्या है। तो अगर मुझे हेड टेल मेथड, नाम से तुम्हें पता लग रहा है हेड और टेल मेथड, तो मुझे जब भी दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं उसको हेड और टेल से जोड़ दूँगा, ठीक है। जैसे मान लो वी हैव गॉट टू वेक्टर्स, लेट अस से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, मुझे इनको ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल जॉइन दीज टू वेक्टर, इन दो वेक्टर को आपस में जोड़ देंगे, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल। तो हमने इसको जोड़ दिया, लेट अस से ऐसे करके जोड़ दिया हमने, ए को आगे डिस्प्लेस कर दिया ऐसे। नाउ यू नो दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये नहीं है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, क्योंकि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू टेल्स और द टू हेड्स ऑफ द वेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा, सोचो ऐसे, ठीक है ना, सो दिस विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये जो थीटा है, दिस विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो पहला स्टेप क्या है कि हमने दो वेक्टर को हेड और टेल मेथड से, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ दिया। तो ऐसे जोड़ देते हैं हम, तो जैसे मान लो हमने जोड़ दिया अभी, तो जैसे हमने ये जोड़ दिया, विल डिस्कस इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड अगेन। तो एक का हेड है, ये दूसरे की टेल है, तो ये दो साइड हो गए ट्राइंगल के, दीज आर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और वी कैन ऑल्सो से दीज आर द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम।
तो जो थर्ड साइड ट्राइंगल की है या डायगोनल जो है पैरेललोग्राम की, दैट इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट देगी। तो फंडामेंटल सिंपल है कि हमने क्या किया, दो वेक्टर को आपस में जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, एक के हेड को दूसरे की टेल से जोड़ दिया, तो हमें दो साइड मिल जाएंगे ट्राइंगल के, विल गेट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मुझे ये एक ट्राइंगल के दो साइड्स मिल गए। ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो तीसरी साइड है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से हम क्या करेंगे, अगले वेक्टर की टेल ले लेंगे, ठीक है। और ये टेल ले यहाँ से यहाँ तक इनको ज्वाइन कर देंगे, तो इधर हेड इधर टेल। तो जो अरेंजमेंट का हेड और टेल था, ये अरेंजमेंट की टेल थी, ये अरेंजमेंट का हेड था। हमने अरेंजमेंट की टेल और हेड को आपस में जोड़ दिया, तो ये हमें क्या देने वाला है, रिजल्टेंट देने वाला है। तो इट विल बी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विल गिव अस द रिजल्टेंट, ये हमें रिजल्टेंट देगा। अब हमें देखना है कि भैया इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा अंडर रूट हमें पता है, ठीक है। एंड इसकी डायरेक्शन क्या है, तो हाउ वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम अगले पेज पे देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब ये जाके जैसे हमने दो वेक्टर को ऐसे जोड़ दिया, अब ध्यान देना तुम, मैंने ये दो वेक्टर ऐसे जोड़ दिए, ये वेक्टर ए है, लेट अस से दिस इज बी। तो मैंने पहले बताया कि दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये, क्योंकि जब मैं ए को आगे ले जाऊंगा तो दिस विल बिकम द एंगल बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द वेक्टर। ये दो टेल के बीच वाला एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये दो टेल के बीच में आ जाएगा थीटा। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको कि ये नहीं है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दिस इज नॉट द एंगल, ये एंगल नहीं है बिटवीन द वेक्टर्स, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्योंकि मैं ए को अगर आगे स्लाइड कर दूं तो दिस विल, इनकी टेल जुड़ जाएगी आपस में, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर हमने अभी बात करी थी, अगर ये है यहाँ से, अगर मान लो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री पे, तो मैंने अभी बोला था इस बी वेक्टर का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, ये वाला पार्ट, इफ आई यूज ए सेपरेट कलर, ठीक है। सो लेट अस से वी विल यूज रेड कलर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये रेड कलर यूज कर देता है ऐसे। तो भाई ये पार्ट क्या आएगा, ये पार्ट आएगा बी कॉस थीटा। हमने भी बोला था कि वेक्टर का कंपोनेंट उसके इधर कितना आता है, बी कॉस थीटा, सेम इज शोन बाय ट्राइंगल आल्सो। और सामने वाला पार्ट क्या आता है, बी साइन थीटा। तुम इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस करके, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, कॉस थीटा ले लो, साइन थीटा ले लो, तो यू विल गेट दीज वैल्यूज। अब हमने बोला था कि बेटा ये जो, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दूंगा, दिस इज आर, ये आर वेक्टर है। अब अगर मैं आर वेक्टर की बात करूं, तो अगर ये मैं ले लूं एक्स वाई जेड, तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड में आर हाइपोटेन्यूस है, बी साइन थीटा परपेंडिकुलर है, और ए प्लस बी कॉस थीटा क्या है, दिस इज बेस। तो अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं फॉर दिस ट्राइंगल, ठीक है, एक्स वाई जेड, क्लियर। तो इसके लिए आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, क्लियर। तब इसको ओपन कर देते हैं फर्दर, दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसके अंदर जब हम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इकट्ठा कर देंगे, तो ए स्क्वायर विल बिकम, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने इन दोनों को इकट्ठे कर दिया इस पार्ट को, प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब दूसरा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट विच यू शुड रिमेंबर इज, जो नीट में बहुत काम आता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो बेटा दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट में यहाँ से इसका अंडर रूट ले सकता हूँ। नाउ दिस इज थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये जो थीटा हमने लिया है, ये थीटा क्या है,
एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर के बीच में एंगल। क्लियर है, ये ध्यान रखना कि इट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब हमें निकालनी है इसकी डायरेक्शन। तो बेटा ध्यान दो, तो रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे है। कितने एंगल पे है? अल्फा एंगल पे है। ठीक है, तो मुझे निकालना है tan अल्फा। तो अगर मैं tan निकालूँ, सबको पता है जो tan जो होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर अगर मैं tan अल्फा निकाल रहा हूँ तो tan अल्फा विल बी व्हाट? b साइन थीटा। सामने क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर b साइन थीटा। So this is b sin theta and base is what? a plus b cos theta. a plus b cos theta. So it will be b sin theta divided by a plus b cos theta. Clear है? So this is what is tan alpha. Alpha is the angle between the resultant and the a vector. अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्शन को मुझे ध्यान देना है तो डायरेक्शन जो है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर और ये ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल है। किसके और किसके बीच में एंगल है? ए और आर के बीच में एंगल है। तो जिन दो के बीच में एंगल है उनको छोड़ दो, तीसरे वेक्टर को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर। अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, ए और आर को छोड़ देते हैं। तो बेटा tan अल्फा विल बी इक्वल टू, अल्फा किसके और किसके बीच में? ए और आर के बीच में। इनको छोड़ देते हैं, बी को पकड़ लेते हैं। तो इट विल बी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी कॉस थीटा प्लस ए। तो ऐसे करके हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कैसे डिस्कस करना है। क्लियर है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर इसको बड़ा कर देते हैं अभी थोड़ा, जो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, वहीं पर देखते हैं इसको। हमने ये बोला, यहाँ लेट अस टेक अ स्मॉलर वन, काट ले लेता हूँ यहाँ पर। तो कि हमने बोला कि अगर दो वेक्टर हैं, ठीक है, वी गॉट टू वेक्टर्स लेट अस से, तो ये ए वेक्टर है और ये क्या? बी वेक्टर है। क्लियर? एंड हमें क्या निकालनी है? इनकी रिजल्टेंट निकालनी है। तो हमने इनको पहले हेड और टेल से जोड़ दिया, और ये मैंने टेल को यहाँ से हेड से जोड़ा, तो ये आर आएगा। नाउ आर इज एट एन एंगल अल्फा विद द ए। तो आर का जो मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान देना, आर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हम मॉडुलस के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे दो लाइनें लगा के उसके बीच में लिख देंगे, तो उसका मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। मैंने बोला ये थीटा एंगल ये वाला है, ये अंडर रूट थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जो दो वेक्टर के बीच में एंगल है वो थीटा है। क्लियर? अब अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है इसकी, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, तो इट्स वेरी सिंपल कि बेटा जो tan अल्फा है, tan अल्फा इज एंगल बिटवीन ए एंड आर। ए और आर के बीच में एंगल है। तो अगर ए और आर के बीच में एंगल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तीसरे वेक्टर को पकड़ लेंगे। ए और आर को छोड़ दो, बी को पकड़ लो। सो दिस विल बी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से हमें tan अल्फा की वैल्यू मिलेगी, विल गेट द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। अब यहाँ पर ध्यान दो आप सब कि अगर हम इस वेक्टर की बात करें ए और बी की, तो ए वेक्टर ऐसे है, अब मैं बी वेक्टर को पीछे खींच सकता हूँ, तो मैं बी वेक्टर को ऐसे खींच देता हूँ, तो बी वेक्टर ऐसे। तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यहाँ आ रहा है। सो दिस वेक्टर इज थीटा और दिस वेक्टर इज, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा। तो जो रिजल्टेंट है वो हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में लाई करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर। दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल ऑलवेज लाई बिटवीन द टू। अभी देखते हैं कैसे। दोनों के बीच में लाई करेगा, विल ऑलवेज लाई बिटवीन द टू। कि अगर मान लो हमने ये दो वेक्टर लिए ए
और मैंने ये वेक्टर लिया है बी। हमने अभी बोला था कि इन दो वेक्टर को ऐड करने के लिए मुझे इनको हेड और टेल से जोड़ना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बी वेक्टर को खींच के आगे ले गया यहाँ पर पैरेलल। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्लियर? और जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से कहाँ आएगी, वो ए से लेके बी तक जाएगी। मैंने यहाँ से लेके रिजल्टेंट को यहाँ से जोड़ा, ये रिजल्टेंट, तो ये एंगल आया अल्फा। नाउ यू कैन सी कि जो रिजल्टेंट है दैट ऑलवेज लाई बिटवीन दी टू वेक्टर्स, वो दो वेक्टर के बीच में लाई करती है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब अगर ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अगर मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये जो अल्फा है, अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा बाई टू। अल्फा किसके बराबर होगा, थीटा बाई टू के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट क्या करेगा, एंगल को पूरा बाइफरकेट कर देगा। इट विल बाइफरकेट दी एंगल थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। कि अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं ए एंड वेक्टर बी, लेटर से दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये भी ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो भैया रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, रिजल्टेंट विल लाई एट 45 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट विल ऑलवेज लाई बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर के बीच में लाई करेगा। और अगर एक वेक्टर हैवी है, मान लो एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है दूसरे के कंपैरेटिवली, जैसे अगर इसी की बात करें हम कि अगर ए वेक्टर है मान लो ऐसे, और ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेटर से इट इज 10, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेटर से इट इज 5। क्लियर? तो रिजल्टेंट विल बी नियरर टू दी ए वेक्टर। कहाँ पर होगा, ए वेक्टर के पास होगा। नाउ इट विल नॉट बी 45 डिग्री, नाउ रिजल्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस टुवर्ड्स दी ए वेक्टर। जो वेक्टर हैवी है उसकी तरफ रिजल्टेंट शिफ्ट हो जाता है, तो रिजल्टेंट ऐसे आ गया। तो अब इस केस में अगर मुझे यहाँ एंगल निकालना है, ये वाला, लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू, मैं इस ए वेक्टर को आगे ले जा सकता हूँ यहाँ पर ऐसे, तो ये ए वेक्टर है कितना 10, मैंने पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू 10 बाई 5, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो अल्फा कितना आ जाएगा, tan माइनस 1 2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी एंगल। लेकिन मैं जो तुम्हें बात बोल रहा हूँ तुम्हें ये ध्यान में रखना है, रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच में लाई करेगा। इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू लाई बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में लाई करेगा। और अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो रिजल्टेंट उन वेक्टर को बाइफरकेट करता है, उस एंगल को क्या करेगा, बाइफरकेट कर देगा। जो एंगल अगर 90 डिग्री पे तो 45 डिग्री, 120 पे है तो 60 डिग्री, ऐसे कर देगा। और अगर मान लो एक वेक्टर हैवी है और दूसरा वेक्टर लाइट है, जैसे अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 है, ये 5 है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उधर शिफ्ट हो जाएगा, वेक्टर विल शिफ्ट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, उधर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। Formula position of vector is always nearer to the heavy vector. We have already discussed this. We'll move to the next part. Negative of a vector. Negative of vector is very important. ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अगर मुझे निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये तुमने देख लिया कैसे निकलेगा। और अगर मुझे कैलकुलेट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इफ वी वांट टू कैलकुलेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो बेटा दिस सिंपली मीन्स ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसे माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है? इसलिए हमें बी वेक्टर का मतलब किसी वेक्टर का नेगेटिव को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या कि अगर मान लो ये कोई वेक्टर है ए, ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेटर से इसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो अगर आई टेक नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर सिंपली मीन्स हमने वेक्टर को उल्टा कर दिया, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, क्योंकि भैया हमने वेक्टर की लेंथ थोड़ी चेंज की है, ये तूने एरो डायग्राम बनाया है, इसमें लेंथ थोड़ी बदली है,
हमने नेगेटिव लिया है, हमने बोला नेगेटिव है तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन पलट जाएगा, डायरेक्शन पलट जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है? अब ध्यान दो आगे। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये लेटर से दिस, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल है थीटा। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे हमें तो ये निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो भैया हम क्या करेंगे, माइनस बी वेक्टर करने के लिए हम बी को उल्टा कर देंगे। तो मैं इधर बी को उल्टा कर देता हूँ ऐसे, दिस इज माइनस बी वेक्टर और ये बीच में एंगल कितना आ गया अब 180 माइनस थीटा। नाउ वी वांट टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, हमें ये दो वेक्टर ऐड करने हैं, ए एंड माइनस नहीं। तो इनके बीच में एंगल कितना है अब 180 माइनस थीटा। इज दिस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर? यस। ये मैंने दोनों वेक्टर के टेल जोड़े हुए हैं, उनके टेल जोड़ने पे एंगल कितना आ रहा है 180 माइनस थीटा। अब ध्यान दो, तो नाउ वी आर टू सेइंग इज ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, इसका रिजल्ट, ये हमें इसका रिजल्टेंट निकालना। एंगल बदल गया, बाकी सब तो सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम। नाउ आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2ab। नाउ बट एंगल इज कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि कॉज 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। बेटा जो कॉज 180 माइनस थीटा है, जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर है? तो बेटा अब यहां पर ये आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ये रिजल्टेंट आ गया। क्लियर है? अब हमें निकालनी है इसकी डायरेक्शन। तो भैया डायरेक्शन निकालेंगे तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा ऐसे। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट दिस एंगल, लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू, tan अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड आर। तो मैं किसको पकड़ूंगा, बी को। so this will be equal to b sin of 180 minus theta divided by b cos of 180 minus theta plus a। अभी हमने बोला था cos 180 minus theta कितना होता है, माइनस cos theta, एंड sin 180 minus theta is equal to sin theta। तो बेटा फिर ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू b sin theta डिवाइडेड बाय a माइनस बी cos theta। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में, लेकिन सिंपली वी कैन रीच दी आंसर। अब इसको हम सम अप करते हैं एक बार, पिक अप द स्प्लिट स्क्रीन अगेन। तो अगर मैं दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ कि मान लो ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल है थीटा। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज थीटा, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो हमने बोला रिजल्टेंट आने वाली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा अंडर रूट, और ये रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगी। तो tan अल्फा किसके और किसके बीच में एंगल है, आर और ए के बीच में एंगल है। इन दोनों को छोड़ दो, तीसरे वेक्टर को पकड़ लो। तो मैंने तीसरा वेक्टर पकड़ा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? होपफुली यू आर गेटिंग दी वाइब के वेक्टर में कैसे हम मूव करते हैं। देन अगर हम इस पार्ट में आ रहे, अगर इसी वेक्टर में अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो a इधर है भाई, b को मैं पीछे सरका दिया ऐसे, ठीक है। वी वांट टू कैलकुलेट a माइनस बी, क्योंकि माइनस बी है तो मुझे उसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। नाउ दिस एंगल विल बी
180 माइनस थीटा। तो बेटा आर क्या आएगा, आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, मतलब प्लस बी का स्क्वायर भी मैग्नीट्यूड इज सेम, प्लस 2ab कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा। ऐसे तो ये सब अब करने की ज़रूरत नहीं है, आर सिंपली क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। सिंपल, इसको इग्नोर कर सकते हो तुम, अभी बार बार इस चीज़ को लिखने का मतलब नहीं है। माइनस कर रहा तो मैं माइनस का साइन ले लूँगा, और अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो tan अल्फ़ा, अगेन हमने यहाँ बना दिया ऐसे रिजल्टेंट दोनों के बीच में, इट इज़ द एंगल, नाउ अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन ए एंड आर, अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन ए एंड आर। तो हम ए और आर को छोड़ देंगे, किसको पकड़ लेंगे, बी को पकड़ लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा बाई ए माइनस बी कॉज ऑफ थीटा। क्लियर? सो यू हैव टू जस्ट मेमोराइज दीज टू थिंग्स। डेरिवेशन का मतलब नहीं है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, तुम्हें सिर्फ एक ये पता होना चाहिए, एक तुम्हें यहाँ तक पता होना चाहिए। लेट अस सी नाउ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। बेटा हमने डिस्कस किया कि हम वेक्टर को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, आगे की तरफ पीछे की तरफ पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं, नीचे की तरफ पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं, ऊपर की तरफ। क्लियर? फिर हम दो वेक्टर का जब हम नेगेटिव लेते हैं, किसी वेक्टर का नेगेटिव लेंगे तो हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी हमने बात की कि अगर हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो मतलब हम दो वेक्टर को आपस में ऐड कर रहे हैं, तो फिर रिजल्टेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, एंड tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। जब माइनस करना है तो यहाँ जहाँ प्लस लगा था इसको माइनस साइन में चेंज कर दो, यहाँ प्लस लगा था इसको माइनस साइन में चेंज कर दो। प्लस हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ देखी, देखो बहुत कम आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें नीट में चाहिए होती हैं, ठीक है, वो मोस्टली हमने डिस्कस कर ही लिया अभी तक। कि पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसके अलावा हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, एक दो और हैं, एक जैसे प्रोजेक्टाइल में जाके डिस्कस करेंगे साइन 2 थीटा किसके बराबर है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इनके अलावा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर है? तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसको वापस डिस्कस करते रहेंगे, और इसको कोई मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। तो अगर नहीं भी आता तो ज़्यादा घबराना नहीं इसको लेके, ठीक है। आगे चलते हैं। So now we are done with the subtraction of the two vectors. अब हम आते हैं रेंज ऑफ वेक्टर्स पे, कि अगर मैं दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ तो सम करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, या मैं दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा। तो मैं दो वेक्टर को अगर अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन कर दूँ, ठीक है, अगर मैं वेक्टर को दो अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन कर दूँ, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितनी आ सकती है, और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो वी हैव गॉट टू वेक्टर्स, लेट अस से दिस वेक्टर, वन वेक्टर इज 7, इसका मैग्नीट्यूड 7 है। लेट अस से देयर इज अनदर वेक्टर, ठीक है, b, जिसका मैग्नीट्यूड है, लेट अस से मैग्नीट्यूड इज, वी पुट लेट अस से इट इज 6, या हम 5 कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, या लेट अस से a इज 12 और b का जो मैग्नीट्यूड है लेट अस से दैट इज 5, दो वेक्टर है। अब इनको मैं अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज कर सकता हूँ। एक तो यह कि मैं इस वेक्टर को सीधा ही अरेंज कर दूँ ऐसे कि a वेक्टर है 12 एंड b वेक्टर इज व्हाट 5। अगर इनका मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो इनके बीच में एंगल 0 है, एंगल कितना है 0। तो नाउ इट बिकॉज दे आर इन द सेम लाइन, सो एंगल इज 0, तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ 0, ठीक है, 0 डिग्री, नॉट थीटा 0, अंडर रूट कॉज ऑफ 0 होता है 1, सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट,
सो वी कैन राइट दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट, सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी। तो ये इन दो वेक्टर को अगर मैं अरेंज करूँ, ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है रिजल्टेंट की, कि अगर इनके बीच में एंगल कितना है थीटा इक्वल टू 0, तो आई विल सिंपली से कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब आई कैन सिंपली इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, 7 + 5 दिस विल बी इक्वल टू 12। अगर मैं इन दोनों वेक्टर को माइनस करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, तो इधर है वेक्टर ए और मैंने इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया बी को, अब इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा अगर यहाँ से मैं रिजल्टेंट निकालूँ तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of 180, cos of 180 इज -1, ठीक है। cos of 180 कितना होता है? -1, हमने अभी बोला था। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो cos 180 कितना होगा? आई कैन राइट इट cos 180 माइनस 0। तो बेटा इसको क्या मैं लिख देता हूँ माइनस कॉस ऑफ 0, सबको पता है cos ऑफ 0 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा? -1। सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, थीटा ये थीटा तो गायब हो गया, -2ab, सो दिस विल बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी। मतलब इस केस में क्या आ जाएगा? 7 - 5 दैट इज इक्वल टू 2। तो अगर मैंने दो वेक्टर को, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं दो वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो मैं उसको माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी 7, मतलब मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये कब है? जब दोनों के बीच में थीटा कितना है? 180 डिग्री। 7 - 5 दैट विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पर 7 + 5 कितना आ रहा था? 12। ये कब आ रहा था? जब थीटा कितना था? थीटा वॉज 0 डिग्री। क्लियर है? तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू। अब मैं कोई भी और एंगल ले लूँ, वैल्यू विल लाई बिटवीन दी टू, ठीक है। देखते हैं अभी कि अगर मान लो हमने वेक्टर कौन सा लिया था? 12 प्लस, अच्छा सॉरी, इट इज 12 + 5, दिस विल बी 17 एंड दिस इज 12 - 5 दैट विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। सिमिलरली तुम यहाँ पर भी इसको करेक्ट कर सकते हो। सो दिस विल बी 12 - 5 ऐसा। चलो वो थोड़ा, क्योंकि पहले वी वर टेकिंग 7 तो 7 ले लिया, अभी देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसको अभी आगे स्प्लिट स्क्रीन पे। तो हमने अभी बात करी इसमें कि अगर हम इसको किसी भी एंगल पर लगा दें तो वैल्यू दोनों के बीच में लाई करने वाली है। जैसे कुछ एंगल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज इफ यू अरेंज टू वेक्टर्स एट 60 डिग्री, if you arrange two vectors at 90 डिग्री and if you arrange two vectors at 120 डिग्री, ठीक है। ये तीन हमें पता होना चाहिए क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल के अंदर वो इन्हीं एंगल्स को यूज़ करते हैं। क्लियर है? सो ध्यान दो, अगर मान लो ये वही वो दो वेक्टर हैं 7 और 5 और बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो हमने बोला इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 12 and 5, in 12 and 5, so 12 square plus 5 square plus 2 into 12 into 5 cos of 60 degree under root है। Clear? So this will be 144 plus 25 plus cos of 60 कितना होता है? हाफ, तो ये आ जाएगा 30 into 5 that is 150, 2 into 6 12 into 5 नहीं 2 half to 12 into 5 60, this comes out to be 60 under root ऐसा।
सो दिस विल बी इक्वल टू 169 वर्सेस 229 अंडर रूट। तो 15 से आंसर थोड़ा सा ज़्यादा है। 15 का 225 का स्क्वायर रूट क्या आता है 15, सो दिस विल बी स्लाइटली मोर देन 15 पॉइंट समथिंग विल बी योर आंसर। अब अगर इनको हम 90 डिग्री पे अरेंज कर देते हैं कि ये 12 है और ये 5 है, बेटा हमने इनको 90 डिग्री पे अरेंज कर दिया है। अगर हमने इनको 90 डिग्री पे अरेंज कर दिया है तो हम सबको पता है कॉज ऑफ 90 क्या होता है 0 डिग्री, मतलब कॉज ऑफ 90 0। सो इट विल बी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉज ऑफ 90 अंडर रूट। ये इसका मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, लेकिन दिस इज 0, ये 0 है, ये क्या है 0। सो दिस विल बी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, सो इट विल बी 169 अंडर रूट, यू विल गेट दी वैल्यू 30। फिर हम क्या बोल के हम इसको अरेंज कर सकते हैं कहाँ, बेटा से हमने एंगल ले लिया 120 डिग्री, ये 12 है, ये 5 है एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो बेटा ये आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉज ऑफ 120 डिग्री अंडर। नाउ कॉज ऑफ 120 डिग्री इज माइनस हाफ। अगर नहीं पता तो वी कैन यूज द सेम मेथड। कॉज 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ 180 माइनस 60। तो कॉज 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो इट इज माइनस कॉस 60। कॉस 60 होता है हाफ, तो कॉस 120 कितना आ जाएगा माइनस हाफ। तो दिस इज अगेन 169 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 माइनस 1/2। क्लियर? सो हियर यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। So this will be equal to 169, ठीक है, माइनस 12 plus 5 that is 60 under root, so you get approximately 11 or you can say more than 10, more than 10। तो हमने अभी बोला था कि अगर मैं दो वेक्टर को अरेंज करता हूँ तो उनकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 12 plus 5, so this will be maximum value of resultant and minimum value of resultant will be 12 minus 5। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू 17 है इस केस में और मिनिमम वैल्यू कितनी है 7, इसके बीच में ही रिजल्टेंट लाई करेगा एंड वी कैन इजीली सी दिस पार्ट, वी कैन इजीली सी दिस पार्ट। क्लियर? अब ध्यान दो जरा, हम कुछ और चीज़ें देखते हैं जो हमें और मदद करेंगी इनमें। कि अगर मान लो मेरे पास लेटर से दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेटर से दोनों का मैग्नीट्यूड है एफ। तो जैसे ये दो हैं, ध्यान देना, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, इसका मैग्नीट्यूड एफ है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है एफ। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ सो इट विल बी एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ cos of 60 degree under root, cos of 60 degree under root। Clear? So let us take next slide, I will take the next slide, वहाँ पर थोड़ा विजिबिलिटी नहीं है। तो हमने ये बोला कि अगर let us take another split, ठीक है, तो अगर मैंने दो वेक्टर लिए जिनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, मैग्नीट्यूड इधर भी एफ है इधर भी एफ है। क्लियर है? तो बेटा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉज ऑफ 60 डिग्री अंडर रूट, दिस इज रिजल्टेंट। तो हम इसको सॉल्व करोगे, कॉस 60 हाफ है, हाफ से हाफ कट जाएगा, इट विल कम 3f स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना, ये हाफ कॉस 60 होता है हाफ, तो ये हाफ से ये 2 कट जाएगा, प्लस करके क्या आएगा 3f स्क्वायर, सो यू कैन राइट दिस इज रूट 3f। तो अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है वो 60 डिग्री पे है,
विल गेट द आंसर √3f, ठीक है, √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दोज टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे लेकिन दे आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल, तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉज ऑफ 90 डिग्री अंडर रूट। कॉज ऑफ 90 कितना होता है 0, तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 0 को 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी 2f स्क्वायर अंडर रूट, सो दिस कम्स आउट टू बी √2f, ये कितना आ जाएगा √2f। सिमिलरली अगर हमने 120 डिग्री लिया ना, 120 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये f, सो हम सबको पता है cos 120 इज माइनस cos 60, दैट इज माइनस हाफ, हमने पीछे सॉल्व किया था। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉज ऑफ 120 डिग्री अंडर रूट। सो ये आ गया f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू माइनस हाफ, ये 2 कट जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा f स्क्वायर अंडर रूट, सो यू गेट f। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है उनको हमने रखा है कितने एंगल पे 60 डिग्री पे, वी गेट √3f। अगर दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तुमने उसको कहाँ रखा है 90 डिग्री पे, तो वी गेट √2f। और अगर 120 डिग्री पे रखा है तो विल गेट दी वैल्यू f। क्लियर है? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। बट अब सम अप करते हैं जो हमने लास्ट 10-15 मिनट्स में किया है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, a वेक्टर है प्लस b वेक्टर, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो रेंज आएगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी a प्लस बी, एंड इसके रिजल्टेंट ये मिनिमम जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी a माइनस बी। अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है एंड दे लाई एट 60 डिग्री टू ईच अदर, सो वी गेट √3f। अगर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, दे लाई एट 90 डिग्री, वी गेट √2f। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है एंड दे लाई एट 120 डिग्री, वी गेट दी वैल्यू f। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस भी बनता है, अगर तुम ध्यान दो। अगर दो वेक्टर हैं, मान लो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जैसे मान लो वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b एंड इनका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू स्मॉल a। तो अगर मुझे इनको प्लस करना है, इनका रिजल्टेंट लेना है, तो इनका रिजल्टेंट सिंपली मैं बोल सकता हूँ दैट इज 2a cos θ/2। अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा के ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है लेकिन, ठीक है ना, तुम्हें इसकी कोई डेरिवेशन पूछेगा, हाँ, लेकिन एप्लीकेशन आना चाहिए। अब अगर हमने एंगल ले लिया 60 डिग्री, सो दिस विल बी 2a cos ऑफ 60/2, सो दिस बिकम्स 2a cos ऑफ 30 डिग्री। cos ऑफ 30 डिग्री सबको पता चलता है √3/2। सो बेटा दिस विल बी 2a इंटू √3/2, ये कट गया तो आंसर क्या आएगा √3a। ठीक है, सो दिस इज सेम, हमने निकाला था √3f, नाउ वी गेट √3a। यहाँ मैग्नीट्यूड f था, वहाँ मैग्नीट्यूड a। एंड इफ नाउ आई टेक एंगल एज 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट विल बी 2a cos ऑफ 90/2। तो cos ऑफ 145 कितना होता है √2, 1/√2, ये यहाँ से कट जाएगा, सो यू विल गेट √2a। क्लियर? अगर 120 डिग्री तो दिस विल बिकम 2a cos ऑफ 120 डिग्री। हमने बोला cos ऑफ 120 कितना होता है -हाफ, सो इट इज़ 2a -हाफ। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है? तो वी आर गोइंग टू गेट दी आंसर 120/2, सॉरी, हाँ, तो 60 का ये हाफ आ गया, तो विल गेट दी आंसर। तो आंसर मिलने वाला है ए। क्लियर? तो हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अगर उनको हम ऐड कर रहे हैं तो सिंपली रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 2a cos θ/2। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यही क्या बन जाता है 2a sin θ/2। तो cos की जगह लगा देंगे sin। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं था कि थोड़ा सा यहाँ पर यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट।
वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नाउ वी गो टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर इन कार्टेशियन मेथड। कार्टेशियन मेथड में दो वेक्टर को ऐड करना या दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, इट इज़ वेरी सिंपल। कि बेटा मान लो अगर मेरे पास वेक्टर है r, लेट अस से दिस इज i1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, और इसके अंदर मान लो वी वांट टू ऐड वेक्टर a, हमने इस पर वेक्टर a को ऐड करना है, दैट इज i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। तो हमें इनको ऐड करना तो हम इनको सिंपली वी कैन ऐड देम। i को i कैप से जोड़ दो, j को j कैप से जोड़ दो, 3 को और k कैप को k कैप से जोड़ दो। सो इट विल बिकम 1 + 1 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 7 k कैप। क्लियर है? तो हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे मैं r वेक्टर प्लस a कर दूँ, चाहे a वेक्टर प्लस r कर दूँ, तो मैं इसको a वेक्टर प्लस r कर दूँ। तो i को i से जोड़ा तो ये आया 2i, j को j से जोड़ा तो क्या आया 5j कैप, और 4 को 3 से जोड़ा तो क्या आएगा 7k कैप। सो इसलिए हम बोलते हैं नॉर्मली कि तुम इसको अगर वैसे देखो तो r वेक्टर प्लस a वेक्टर विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस r वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दिस आर तो r को रिजल्टेंट नहीं समझना, दिस इज अनदर वेक्टर। ठीक है, b ले लेते तो बढ़िया, बुक्स में b दिया होता है ऐसे। नाउ वी कम टू सब्ट्रैक्शन। अगर इन्हीं को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेट अस सी नाउ, अगर मुझे लेना है r वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो यहाँ 1 में से 1 को माइनस किया 0 आ गया, 2 में से 3 को माइनस किया तो -1 आ गया। सो इट इज 0 i कैप -1 j कैप एंड -1 k कैप ऐसे। और अगर मैं लेता हूँ a वेक्टर माइनस r वेक्टर, तो अगर मैं लेता हूँ a वेक्टर माइनस r वेक्टर, तो हमें इधर से 1 में से 1 माइनस किया 0, 3 में से 1 माइनस किया, 3 में से 2 माइनस किया तो आ गया 1। सो दिस इज 0 i कैप प्लस 1 j कैप, और यहाँ 4 में से 3 को माइनस कर दिया, तो यू विल गेट प्लस k कैप। अब ध्यान देना, नाउ यू सी r वेक्टर माइनस a वेक्टर इज नॉट इक्वल टू a वेक्टर माइनस r वेक्टर। कि अगर मैं r वेक्टर माइनस a वेक्टर ले रहा हूँ तो ये दैट इज माइनस, अगर मैं ये बोल दूँ ये y एक्सिस है, लेट अस से दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, ऐसे बोल देता हूँ, ये z एक्सिस बोल देता हूँ। तो जो r वेक्टर माइनस a वेक्टर है दैट इज -1 j कैप यहाँ एंड -1 k कैप, मतलब वेक्टर इज समवेयर इन दिस डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट, r वेक्टर माइनस a वेक्टर। r और a वेक्टर माइनस r वेक्टर क्या है, प्लस j कैप प्लस k कैप, तो ये प्लस j कैप और ये प्लस k कैप, तो रिजल्टेंट इधर आएगी। तो दे विल हैव एन एंगल ऑफ 180 डिग्री बिटवीन द टू। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर मैं दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो हमें वैल्यू सेम नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, विल गेट दी सेम वैल्यू। लेकिन अगर मैं निकालता हूँ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आता है लेकिन डायरेक्शन 180 डिग्री से ऑपोजिट आएगी। ठीक है ना, तो ये कार्टेशियन मेथड। तो कार्टेशियन मेथड में अगर कोई वेक्टर दिया है हमें तो उसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट और ऐड ऐसे करते हैं। और दूसरी चीज़ तुमने याद रखनी है कि अगर मान लो मैंने कार्टेशियन मेथड में ए वेक्टर लिखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ए का, तो ये तीनों 90 डिग्री में है, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर है? वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। सो देयर आर टू फोर्सेस, one of 5 Newton and one of 12 Newton. At what angle the two vectors must be added so that the resultant is 17 Newton, 7 Newton and 13 Newton. तो 17 है, ये 7 Newton है and 13 Newton respectively. Clear? So ध्यान दो यहाँ पर, तो अगर 12 और 5 अगर इनको मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा,
5 विल गेट 17, इसका मतलब एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ 12 - 5 दैट विल बी इक्वल टू 7। सो यू विल दिस, ये कब होगा जब एंगल कितना होगा 180 डिग्री। हमने अभी किया था रेंज ऑफ वेक्टर के टाइम में। और अगर हम इनको 90 डिग्री पे ले लेते हैं तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 169, इसका अंडर रूट है, रूट तो दिस 13। क्लियर है? सो वी कैन सिंपली से कि इट इज, अगर तुम्हें सॉल्व करना तो तुम ऐसे कर सकते हो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 × 12 × 5 कॉज ऑफ थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू 13। सो दिस विल बी 169 प्लस 24 × 5, ठीक है, दैट इज 120। स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा 0 कब होता है जब थीटा होता है 90 डिग्री। हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको इस मेथड से। लेकिन तुम एक बात याद रखो कि बेटा जैसे 3, 4, 5 है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब दीज कैन बी द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 3, 4, 5। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सिमिलरली 12, 5 और 13, ठीक है, दीज आर ऑल्सो व्हाट पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि अगर एक साइड 12 है, 5 है, तो हाइपोटेन्यूज कितने आ लिए 30। तो सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं। तो थोड़ा सा जब तुम सॉल्व करते हो तुम ध्यान रखो विच आर दी पाइथागोरस ट्रिपलेट जनरली यू फाइंड। जैसे 8, 6, 10, ये भी तुम्हारे काम आएगा। दिस इज ऑल्सो पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो जैसे ये 6 है, ये 8 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 10 आएगा। क्लियर है बात? वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A truck is traveling due north at 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट टर्न्स वेस्ट। तो पहले तुम्हें डायरेक्शन सेंस आनी चाहिए। बेटा ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, कैलकाटा वाली साइड ईस्ट है और बॉम्बे वाली साइड वेस्ट है, अगर तुम इंडिया का मैप देखो तो। अब ये बोलता है ट्रक इज ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक ट्रक है वो नॉर्थ में जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड से। टर्न्स वेस्ट, तो यहाँ से वेस्ट की तरफ टर्न हुआ एंड ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। अब उसने तुम्हें बोला निकालो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? डेल्टा वी विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो भैया फाइनल वेलोसिटी तो यही है 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है, उसको उल्टा कर देते हैं, नेगेटिव में हम उल्टा ले लेते हैं। नाउ दीज टू वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री। हमें पता है 90 डिग्री पे अगर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 20/√2। तो मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है 20/√2। तुम ऐसे भी कर सकते हो a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा cos ऑफ 90 0 है, लेकिन हमने अभी देखा था अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और वो 90 डिग्री पे है तो वैल्यू क्या आती है √2f। सो दिस इज 20√2। और डायरेक्शन कौन सी है? देखो ये वाली डायरेक्शन है। सो दिस इज विच डायरेक्शन? तो वी कैन से साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ, बोथ वेज इट इज फाइन। सो दिस विल बी योर आंसर 20√2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A certain vector in the xy plane has an x component 12 and y component 8. It is then rotated in the xy plane so that x component is halved. अब ध्यान दो कि हम जब किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं, ऐसे मानो ये वेक्टर है, इस वेक्टर का लेटर से मैग्नीट्यूड 10 है। अब मैंने इसको क्या किया, इसकी डायरेक्शन बदल दी, मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो भी इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा डायरेक्शन बदलेगी। तो व्हाट वी आर टू रिमेंबर इज कि अगर मैं किसी वेक्टर को रोटेट कर रहा हूँ तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन वी रोटेट ए वेक्टर, जब हम किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट डायरेक्शन कैन चेंज। ठीक है? सो ध्यान दो,
तो अब वेक्टर है, अब ये एक वेक्टर है, सोचो बोलते इसका x कंपोनेंट है 12 और इसका y कंपोनेंट है 8। y कंपोनेंट कितना है 8, तो मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दैट विल बी 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि 90 डिग्री पे cos 90 कितना होता है 0, तो वी कैन सिंपली राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर। अब ये बोलता है कि जब इसको रोटेट किया तो इसका x कंपोनेंट हाफ हो गया। अब हमने इसको किसी डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, ऐसे करके सोचो, तो ये 12 की जगह 6 हो गया, तो बताओ ये कितना है। तो बेटा हमने अभी बोला कि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। सो 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ मैग्नीट्यूड ये, दिस विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट से तो अंडर रूट चला जाएगा। सो दिस इज 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 208, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 36, तो वाई स्क्वायर कितना आएगा 172, तो वाई कितना आया अंडर रूट 172। अब सॉल्व नहीं करना है, सिंपली पता है कि 13 का 169 का अंडर रूट क्या होता है 13। सो दिस आंसर इज स्लाइटली मोर देन 13, सो विल बुक अप 13.11, क्योंकि बेटा 13 का स्क्वायर क्या होता है, सब होता है 169 और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो बीच में कहीं लाई कर। क्लियर, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, two equal forces are acting at an angle of 60 degree between them. The resultant force is equal to 40 root 3 Newton. So, what is the magnitude of each force? अभी हमने बोला था अगर मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है सेम, बेटा एंगल है 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आती है एफ रूट 2। अब उसने बोला ये एफ रूट 2 किसके बराबर है, 40 रूट 3 के बराबर है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सो सॉरी दैट कम्स आउट टू एफ रूट 3, 60 डिग्री में कितना आता है रूट 3 एफ रूट 3, तो बेटा रूट 3 कट जाएगा, तो एफ किसके बराबर है 40 के बराबर है। सो अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है एंड दे आर 60 एट 60 डिग्री टू ईच अदर, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है एफ रूट 3। उसने बोला ये किसके बराबर है 40 रूट 3, तो रूट 3 काट देते हैं, तो बेटा एफ कितना आया 40। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एट एन एंगल थीटा सच दैट देयर रिजल्टेंट इज आर। तो ये 3 न्यूटन है, ठीक है, ये 3 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है और बीच में एंगल है थीटा और इनकी रिजल्टेंट है आर। तो आर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा अंडर रूट। अब ये क्या बोलते हैं कि इसके अंदर हमने फर्स्ट फोर्स को इंक्रीज करके 6 न्यूटन कर दिया, 3 न्यूटन को 6 न्यूटन बना दिया, तो बेटा ये 6 न्यूटन है, ये अभी भी 2 न्यूटन है। ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा। बोलते अब जो रिजल्टेंट है दैट इज 2r। अब रिजल्टेंट कितनी है 2r। सो नाउ वी कैन से दैट ये जो 2r है दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 कॉज ऑफ थीटा अंडर रूट। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये आर स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 कॉस थीटा। मैंने स्क्वायर कर दिया इसको, इधर 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 4 40 प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 2 24 कॉस थीटा। ऐसे तो इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं दोनों को, तो मैं तो लिखता हूँ डिवाइड बाई आर स्क्वायर बाई 13 प्लस 12 कॉस थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा फर्दर क्या 52 प्लस 48 कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 प्लस 24 कॉस थीटा। ऐसे सो नाउ वी कैन राइट 24 कॉस थीटा
48 में से 24 माइनस किया 24 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 40 माइनस 52 माइनस 12। तो बेटा कॉस थीटा आ गया माइनस 12/24, दैट इज माइनस हाफ। हमें पता है माइनस हाफ थीटा कितना होगा कॉस थीटा में, 120 डिग्री। सो आंसर थीटा विल बी 120 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज पी एंड क्यू इज आर। इफ क्यू इज डबल्ड, अगर हमने क्यू को डबल कर दिया, द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी, देन आर इक्वल्स। इसके लिए बेटा हमें पहले एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है, ठीक है। वी वांट टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट। ध्यान दो, मैं स्प्लिट स्क्रीन पे आता हूँ, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री पे है, सर 90 डिग्री। क्लियर है? अब इसको समझने के दो तरीके हैं। सो दिस इज द एंगल बिटवीन आर एंड ए। तो मैं बोलूँगा जो tan 90 है, tan 90, दैट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड आर। तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल है तो बी को पकड़ लेते हैं। सो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब जो tan 90 होता है दैट इज अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। हमें पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। सो बेटा ये जो a प्लस बी कॉस थीटा है ये 0 है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि कॉस थीटा कितना है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए बाय बी, दैट इज माइनस ए बाय बी। क्लियर है? सो नाउ दिस इज व्हाट इज टू बी केप्ट इन माइंड कि भैया अगर मुझे कॉस थीटा निकाल, अगर ये परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए पर्टिकुलर वेक्टर, तो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है ये थीटा, ये क्या आएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ए बाय बी। ए कौन सा, जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो ऊपर आएगा, जिसके साथ 90 डिग्री पे एंगल है, और दूसरा वाला जो है वो 90 डिग्री पे नहीं आएगा, दैट विल बी इन सम अदर डायरेक्शन। क्लियर ये बात? तो ये बी वाला किसी और डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमने निकाला कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। तो कॉस थीटा माइनस ए बाई बी है। क्लियर है ये बात? तो इसके अंदर हम फर्दर ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि देखो ये एक है वेक्टर, और ए और बी के बीच में एंगल है 1, ये कितना दिया था, थीटा डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं ये एंगल देखो इधर, दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, एंड बेटा दिस इज बी। तो अगर मैं बी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दूं, अब समझो ए का कंपोनेंट 90 डिग्री पे कितना आएगा, रिजल्टेंट इधर है 90 डिग्री, तो ए का कंपोनेंट इधर तो 0 आना है, क्योंकि ए कॉस 90 क्या होता है 0। लेकिन अगर मैं बी के कंपोनेंट बना दूं, तो बी का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, दिस विल बी बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ये कंपोनेंट वैसे हमारे काम का नहीं है। इधर वाला बना दूं तो ये कितना आएगा, बी कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा, एंड वी कैन से दैट के माइनस, इसको लिख सकता हूँ माइनस बी कॉज ऑफ थीटा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो मुझे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा, देन ओनली आई गेट द रिजल्टेंट इन दिस डायरेक्शन। तो ये माइनस बी कॉस थीटा किसके बराबर है, ए के बराबर। तो बेटा कॉस थीटा क्या आएगा, माइनस ए बाई बी। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट विच यू आर टू कीप इन माइंड। ए कौन सा है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ। तो ये कौन सा है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, रिजल्टेंट के साथ। बी दूसरा वाला वेक्टर है। तो दिस इज समथिंग विच यू आर टू कीप इन माइंड। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू इज आर। तो मान लो ये वेक्टर क्यू है और ये वेक्टर आर है, ऐसा नहीं, चलो ऐसा नहीं, ये है पी, सॉरी इसको डिलीट करते हैं पहले।
द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P and Q is R. If Q is double, new resultant is perpendicular to P. तो ये P है और ये Q है और इनके बीच में कोई रिजल्टेंट R होगी। अब तुम सोच सकते हो सर ने एंगल ऑब्ट्यूज क्यों बनाया, क्योंकि भैया आगे वो लिख रहा है कि R will become perpendicular to P। इसका मतलब उनके बीच में एंगल जो है रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में लाई करेगी, तो इनके बीच में जो दो एंगल आएगा वो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन 90 डिग्री। तो ध्यान दो, फिर उसने बोला हमने Q को डबल कर दिया, ये P, हमने Q को बना दिया 2Q। नाउ रिजल्टेंट इज ऐसे। जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती, उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? डबल। नाउ दिस इज 90 डिग्री। नाउ यू कैन सी कि ये 90 डिग्री अगर है तो कॉस थीटा क्या होगा? तो अगर थीटा डिग्री है ये, तो हमने बोली था कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, जो हॉरिजॉन्टल के साथ है -p/2q, जो हमने अभी बताया था माइनस कॉस a/b। अगर हमें स्प्लिट स्क्रीन दिखाई दे, नहीं स्प्लिट स्क्रीन दिखाई नहीं देती, सो माइनस कॉस a/b। ठीक है ना? अभी हमने बोला था कॉस थीटा क्या आएगा? -a/b, और a क्या है? जिसने एंगल बनाया रिजल्टेंट के साथ कितना? 90 डिग्री। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, हमें कॉस थीटा मिल गया तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर विल बी इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq कॉज ऑफ थीटा अंडर रूट। क्लियर है? तो बेटा हम सिंपल बोल सकते हैं इसको, दिस इज p² प्लस q² प्लस 2pq इंटू माइनस p/2q। 2q कट जाएगा अंडर रूट, सो दिस विल बी p² प्लस q² माइनस p² अंडर रूट। तो ये आ जाएगा अंडर रूट q², सो वी गेट द आंसर q। तो बेटा ये आया q के बराबर। तो मैंने बोला जो मेन कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर ये एंगल, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, एंड रिजल्टेंट इज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ए, तो वी कैन सिंपली से कि ये जो एंगल थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -a/b। ये चीज़ तुमने अपने दिमाग में रखनी है, फास्ट हो जाएगा उससे। ठीक है ना? और हमने बोला कि इसके अंदर a क्या है? a वो वेक्टर है जो रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है? उसके अलावा मैंने बोला इसको उससे भी निकाल सकते हैं, tan अल्फा वाले से भी। ठीक है ना? तो यू शुड रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। 3 forces acting on the body as shown in the figure of the to have the resultant force only along y axis, magnitude of minimum additional force needed is। तो बेटा बड़ा सिंपल मेथड है इसमें। अगर हमें रिजल्टेंट सिर्फ y डायरेक्शन में चाहिए तो हम x वाले को माइनस कर देते हैं। तो हम x वाले को क्या करेंगे? माइनस करते हैं। x वाले को 0 कर दो। अब x वाले को 0 कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हम देखते हैं इसका x डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट क्या क्या आते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, लेट अस से आई गॉट ए वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ y एक्सिस में हो। सिर्फ किस में हो? y एक्सिस में। y एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट होता है? j कैप वाला। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसमें से -2i कैप को माइनस ऐसे कर देते हैं ना, ये 2i माइनस कर दूंगा। तो मैं i, अगर मैं i वाले जो x वाला कंपोनेंट है i कैप, अगर मैं उसको 0 कर दूं तो किधर बन जाएगा सारा का सारा? उसका डायरेक्शन y एक्सिस में चला जाएगा। ठीक है ना? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस 1 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? 1 cos of 60 i कैप, सो आई कैन से 0.5 i कैप। cos of 60 कितना होता है? 0.5। सिमिलरली ये 2 है, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? 2 cos of 60 i कैप, तो ये आ गया 1 i कैप। cos of 60 इज हाफ। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ 4 की बात, डायरेक्शन इधर, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? 90 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। दिस विल बी -4 इंटू कॉज ऑफ 30। माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में पॉइंट आउट कर रहा है इसलिए।
तो बेटा cos ऑफ 30 क्या होता है √3/2, सो दिस विल बी -4 √3/2 i कैप, सो दिस कम्स टू बी -2 √3 i कैप, ऐसा क्लियर है बात। तो दिस इज -2 √3 i कैप, और ये दोनों क्या है 1.5 रूट i कैप, ये यहाँ पर क्लियर है। तो नहीं सॉरी, ये 30 डिग्री है, ये 60 है, वेट दिस एंगल इज 60, दिस इज 60, तो ये आ जाएगा, इसको छोड़ो, इट विल बी -4 इंटू हाफ i कैप, सो दिस कम्स आउट टू बी -2 i कैप, ठीक है। तो ये आया -2 i कैप, टोटल कितना है एक्स एक्सिस में, -2 i कैप प्लस i कैप प्लस 0.5 i कैप, यू गेट -0.5 i कैप। अब मैंने एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को जीरो करना है, क्योंकि मुझे आंसर सिर्फ किधर चाहिए, अलोंग ओनली अलोंग वाई एक्सिस, तो मैं इसमें प्लस 0.5 i कर दूंगा, तो आई एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज योर आंसर। तो मुझे हाफ न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, किस डायरेक्शन में, मेरा रिजल्टेंट आ रहा है -0.5, मुझे इसके ऑपोजिट 0.5 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, दैट विल बी लॉन्ग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये 0 आ जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। ये ध्यान रखना है, ये 30 डिग्री है तो ये 60 है, तो cos ऑफ 60 आएगा, क्लियर। सो आगे चलते हैं। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव 0 रिजल्टेंट। वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान दो, ये कोप्लेनर वेक्टर, आप ध्यान देना, दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। हमने अभी बोला था कि जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दे आर ऑफ व्हाट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड होते तो दो ही चाहिए, दोनों को ऑपोजिट लगा दो कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो बेटा इनका रिजल्टेंट किसी इस डायरेक्शन में आएगा आर, तो मुझे एक तीसरा वेक्टर चाहिए होगा इसके ऑपोजिट -r, जो इनको कैंसिल कर दे, सो विल बी नीडिंग 3 वेक्टर्स। तो अगर कोप्लेनर वेक्टर की बात करता हूँ, ध्यान देना, आई एम सेइंग कोप्लेनर वेक्टर डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो कितने आए 3। हमने बोला अगर कोप्लेनर मैग्नीट्यूड सेम है, वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात ही नहीं करता, यहाँ बोलता मैग्नीट्यूड सेम है, तो भैया फिर एक वेक्टर इधर होगा, दूसरा ऑपोजिट होगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, विल नीड ओनली 2 वेक्टर्स। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि नॉन प्लेनर है वेक्टर्स, दे आर नॉट कोप्लेनर, दे आर नॉन प्लेनर। अब ध्यान देना, अब नॉन प्लेनर वेक्टर है, सोचो, तो ये दो वेक्टर हैं ए और बी, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, दो वेक्टर हमेशा सेम ही प्लेन में लाई करते हैं, हम प्लेन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 2 वेक्टर्स विल बी ऑलवेज इन दी सेम प्लेन। कोई भी दो वेक्टर ले लो, वो हमेशा दो प्लेन में होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, ऐसे, तो आई विल टेक दिस प्लेन, मैं ये वाला प्लेन ले लूँगा, दे विल लाई इन दी सेम प्लेन। अगर मान लो दो वेक्टर हैं, ठीक है, लेट अस से एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है ऐसे तुम्हारी तरफ, तो आई विल टेक दिस प्लेन, तो दे विल लाई इन दी सेम प्लेन। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम होगी जब कितने 3 वेक्टर। अब उसने बोला अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर नॉन प्लेनर वेक्टर हो, तो भैया इनका तो रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा। तीसरा वेक्टर नॉन प्लेनर है, मतलब इनके प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, वो कहीं यहाँ लाई करेगा, सोचो ऐसे एक्स वेक्टर, तो एक्स और आर का रिजल्टेंट इधर आएगा कहीं, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे एक वेक्टर इधर भी चाहिए, इस डायरेक्शन में भी। सो अगर नॉन प्लेनर वेक्टर है तो विल रिक्वायर 4। व्हाट वी आर सेइंग इज कोप्लेनर डिफरेंट मैग्नीट्यूड 3 वेक्टर्स, वो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। अगर दो वेक्टर हैं, अगर सेम मैग्नीट्यूड है, विल नीड ओनली 2 वेक्टर्स। अगर मान लो नॉन प्लेनर वेक्टर लिखते हैं, कोप्लेनर की जगह ही राइट दी वर्ड नॉन प्लेनर वेक्टर। अब ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ, वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ऐसे करके हमने बोला एक प्लेन है, ये दो वेक्टर हैं ऐसे, भैया इन दोनों का रिजल्टेंट तो इसी प्लेन में लाई करेगा आर में। जो तीसरा वेक्टर है वो इसके नॉन प्लेनर है ऐसे, ठीक है ना। तो ये मानो वेक्टर एक्स ए है, तो इन दोनों, इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ लाई करेगा सी। इसको कैंसिल करने के लिए मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर लगाना पड़ेगा इधर -c। तो कितने वेक्टर लगाने पड़े 4। तो अगर तो प्लेनर है तो यू नीड 3 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अगर नॉन प्लेनर है यू नीड 4 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड।
then only you will be in a position to cancel all the vector and get a zero resultant. क्लियर है? तो अगर पूछे को प्लेनर डिफरेंट मैग्नीट्यूड 3, अगर पूछे नॉन प्लेनर देन विल नीड 4. कितने चाहिए होंगे? 4. नेक्स्ट चलते हैं. 3 फोर्सेस 30, 50, 13 एंड 15 न्यूटन एंड बॉडीज. अब देखो मेरे पास 3 वेक्टर हैं 50, 30 एंड 15. कोई 2 वेक्टर पकड़ लो. ध्यान दो, मैंने 30 और 15 को पकड़ लिया. तुम कोई भी 2 पकड़ सकते हो, कोई भी 2, हम और भी 2 पकड़ लेंगे. तो इन 2 वेक्टर की मैक्सिमम रेंज क्या आनी है? 45. 30 प्लस 15 45. और मिनिमम रेंज कितनी आएगी? 30 माइनस 15 दैट इज 15. अब इनकी मैक्सिमम से अगर ये जो वेक्टर है ये बड़ा है, इसका मतलब नेट फोर्स विल नॉट बी 0. एफ नेट विल नॉट बी 0, क्योंकि एक का मैक्सिमम कितना आ रहा है? 45 इन दोनों का. तुम कोई भी 2 पकड़ सकते हो. जैसे मान लो मैं 2 पकड़ लेता हूँ 50 और 30, तो इनकी रेंज क्या आएगी? 80. और मिनिमम कितना आएगा? 20. तो यहाँ तो 15 है, तो 15 तो इसको कैंसिल ही नहीं कर पाएगा. सो एफ नेट विल नॉट बी 0. एफ नेट 0 नहीं होगी. एफ नेट तब 0 होगी अगर 2 वेक्टर की जो रेंज है, थर्ड वेक्टर उसी रेंज में आता है. तो हो जाएगा कि जैसे अगर इसी क्वेश्चन में इसमें नेट फोर्स विल बी देयर, बॉडी विल बी मूविंग विद एन एक्सेलरेशन. क्योंकि मुझे पता है फोर्स इज इक्वल टू मास बाय एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स बाय मास. क्लियर है? मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा होता है कि मेरे पास 3 वेक्टर ये हैं 50, 30 एंड 25, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 55 और मिनिमम आती है 5, तो 50 इनके बीच में लाई करता है. फिर एफ नेट 0 हो सकता है. एफ नेट 0 इज ए पॉसिबिलिटी. होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता, वो डिपेंड करेगा वेक्टर लगे कैसे. ठीक है ना? तो एफ नेट 0 हो सकता है, तो इट इज़ ए पॉसिबिलिटी. लेकिन इस केस में नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है ना? तो इट मीन्स कुछ फोर्स बॉडी के ऊपर लग रही है, तो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0. तो हमने बोला जैसे अगर मान लो हमें कोई ऐसे दे दे 3 वेक्टर है और एक 2 वेक्टर है, ये फोर्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है और इसके रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 1. अगर जो तीसरी फोर्स है जो 1 और 5 के बराबर है या इसके बीच में लाई करती है, तो एफ नेट 0 हो सकती है. अदरवाइज एफ नेट कैन नॉट बी 0. इसका मतलब कुछ फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है. अगर कुछ फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है तो इट विल हैव सर्टेन एक्सेलरेशन, तो इसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन होगी. नेक्स्ट देखते हैं. y component of a velocity is 20, x component is 10, direction of motion of body with the horizontal at this instant is. तो भैया y x component कितना है? 10, y component कितना है? 20. तो अगर ये रिजल्टेंट है सोचो, तो ये एंगल थीटा क्या होगा? इसको y को इधर डिस्प्लेस कर देते हैं, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 20/10 दैट इज 2. Theta will be equal to tan minus 1 2. We move to the next question. A vector plus B vector is equal to A vector plus B vector. हमने पहले बोला था this is possible when this angle is going to be 0 degree. It means 2 vectors are aligned in the same position. ये 7 है, ये 5 है, तो प्लस करूँगा तो क्या आएगा? 7 + 5 that is 12. Next question. Maximum and minimum of 2 vectors are given 17 and 7. तो बेटा अगर 2 वेक्टर है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? a प्लस बी दैट इज 17. मिनिमम क्या हो सकता है? a माइनस बी दैट इज 7. बोलता है दीज 2 वेक्टर्स आर एट राइट एंगल. अगर हम इनको 90 डिग्री पे लगा दें तो रिजल्टेंट क्या आएगी? तो अगर हम इनको ऐड करें, सो 2a विल बी इक्वल टू 24, a विल बी इक्वल टू 12. अगर 12 माइनस बी इज इक्वल टू 7 है तो b कितना होगा? 5. इट इज अगेन अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो 90 डिग्री में आंसर क्या आने वाला है? 13 दैट इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट दैट विल बी 13. हमने बोला था अगर 90 डिग्री पे है
तो अगर 90 डिग्री पे है तो हमने बोला था इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ 90 अंडर रूट। तो बेटा ये तो जीरो है ना, तो इट विल बी ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब दीज आर दी थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसे ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आंसर विल बी 13। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड रिजल्टेंट ऑफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर एंड P माइनस Q वेक्टर? तो रिजल्टेंट का मतलब है प्लस करना है, सो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, ऐसे। सो बेटा ये प्लस Q और माइनस Q कट जाएगा, सो दिस इज 2P। सो मुझे 2P का एंगल निकालना है P के साथ, सो दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन। मैंने बोला था अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने किसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया है, जैसे n वेक्टर A, डायरेक्शन विल स्टे सेम एंड मैग्नीट्यूड विल गेट मल्टीप्लाइड बाय n। कि अगर मान लो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा n, लेकिन डायरेक्शन विल स्टे सेम, डायरेक्शन सेम रहेगी, सो दिस एंगल विल बी 0। आगे चलते हैं। 3 कॉन्करेंट फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। 3 कॉन्करेंट फोर्स है, कॉन्करेंट मतलब एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, दे आर इन इक्विलिब्रियम। 3 फोर्सेज हैं ऐसे। What is the angle between the forces and also name the triangle formed by the forces as sides? तो हमने पहले ही बोला था अगर 3 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो ये f है, ये f है, ये f है, तो अगर मुझे कैंसिल करना है तो ध्यान दो इस f और इस f का जो रिजल्टेंट है यहाँ पर, ये कितना आना चाहिए, ये रिजल्टेंट f आना चाहिए। तो ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल कर दे। अगर मैं इस फोर्स को ऐसे अरेंज कर दूँ, ध्यान दो ये f फोर्स है, ये F फोर्स में आगे ले गया और ये भी F फोर्स है ऐसे, तो ये एंगल 120 है। दो मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका रिजल्टेंट क्या आने वाला है, F आने वाला है। दिस F एंड दिस F विल कैंसल, नेट फोर्स विल बी 0 और ये तीनों की साइड्स बराबर है। जब मैं इनको अरेंज करूंगा ट्रायंगल में, इट विल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और सबको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना आता है, 60 डिग्री। तो ऐसा नहीं तुम इसको लगा लगा के देख रहे हो, दैट इज अननेसेसरी, यू विल कंफ्यूज योरसेल्फ। तुम्हें पता कि अगर 3 साइड है और वो बराबर हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। लेकिन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। वो हमने अभी बता दिया क्यों, क्योंकि अगर ये 3 फोर्सेज ऐसे लगी हैं तो इसको अगर मुझे कैंसिल करना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट F ही आना चाहिए। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे आर एट 120 डिग्री टू ईच अदर ऐसे, and then you end up cancelling each other. So angle between the, what is the angle between the forces, 120 degree, and triangle will be equilateral triangle. We move to the next question. Force of 4 kg and 8 kg can be applied together to produce the effect of a single force of, very simple बेटा, रेंज निकाल लेंगे। इसकी रेंज क्या आएगी, 6 + 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू R ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 - 6। तो ये 14 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा, तो 1 बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इट कैन बी प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स। तो 1 भी नहीं लाई करता इसके बीच में, 15 भी नहीं करता, 22 भी नहीं करता, 9 इज योर आंसर। तो इसको यूज़ करके मैं 9 kg की फोर्स लगा सकता हूँ, ठीक है ना तो मैं 14 kg से ज़्यादा की लगा सकता हूँ, ना ही 2 kg से कम की लगा सकता हूँ। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं। Maximum and minimum magnitude of resultant of two vectors of P and Q are in the ratio of 3:1. Again very simple. तो बेटा अगर मैं P + Q ले लूँ तो मैक्सिमम आएगा, और अगर मैं P - Q ले लूँ, जब इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। P - Q जब 0 डिग्री होगा, P + Q, तो रेशो कितनी है, 3/1। सो P + Q इज इक्वल टू 3P - 3Q। So we can say 4Q is equal to 2P and P is equal to 2Q, क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा, हमने अभी बोला था P + Q। मिनिमम कितना होगा,
P माइनस क्यू। बेटा ये कब होगा? जब एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यू विल गेट P इज इक्वल टू 2Q। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। वेक्टर OA वेयर O इज द ओरिजिन इज गिवन बाय 2i कैप प्लस 2j कैप। तो दो वेक्टर हैं 2i कैप प्लस 2j कैप। नाउ इट इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री। सो ध्यान दो। तो बेटा ये वेक्टर है 2i कैप 2j कैप। अब इसको हमने 45 डिग्री से रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। इधर को ध्यान देना, अगर इधर को रोटेट कर दिया तो ये 2i इधर आ जाएगा 45 डिग्री, और ये 2j इधर चला जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 2 और ये एंगल भी कितना है 45। क्लियर है? अब ध्यान दो, इस 2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा 2 cos ऑफ 45, और इस 2 का इधर कितना आएगा -2 cos ऑफ 45। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कट जाएंगे। लेकिन इस 2 का कंपोनेंट y डायरेक्शन में कितना आएगा 2 cos या साइन कुछ भी ले लो 45, 2 sin 45 ले लेता हूँ, और इसका भी कितना आएगा 2 sin 45। लेकिन दोनों किधर आ रहे हैं j डायरेक्शन में। सो इट विल बी 2 sin 45 प्लस 2 sin 45। sin 45 कितना होता है √2। सो दिस विल बी 2 इंटू 1 बाई √2 प्लस 2 इंटू 1 बाई √2 j कैप। आई कैप तो आपस में कट गए, आई कैप आपस में कट गए। सो बेटा यू गेट 2 √2 j कैप, क्योंकि ये भी √2 प्लस √2 तो 2 √2 होंगे। सो इट विल बी 2 √2 j कैप। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। 2 forces 3 Newton and 2 Newton are at an angle of theta such that resultant is r. First force is now increased to 6 Newton and resultant becomes 2r। तो वैल्यू ऑफ थीटा कितना होगा ये हमने पहले सॉल्व कर लिया है। देन विच पेयर ऑफ द फोर्स विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। ठीक है ना, तो हम इनकी रेंज देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसकी रेंज कितनी होगी 4 से लेके 0 के बीच में, 2 + 2 से लेके 0 तक। तो इसके अंदर तो आ जाएगा, ये आंसर नहीं है। 1 और 1 को ऐड करूँ तो 2 है, 1 - 1 0 है, ये भी आंसर नहीं है, ये 2r है। अगर मैं 2 न्यूटन और 3 न्यूटन ले लूँ तो इनको ऐड करूँगा तो ये आएगा 2 + 3 5 और 3 - 2 1। तो इनके बीच में भी 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब वी आर ओनली लेफ्ट विथ चॉइस D। तो D में अगर मैं ऐड करता हूँ 4 + 1 दैट विल बी 5, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो दिस विल बी 4 - 1 3। 4 + 1 कितना है 5, 4 - 1 कितना है 3। तो 2 बीच में लाई कर जाएगा। 2 विल नॉट लाई बिटवीन द 2। तो इन दोनों के बीच में 2 नहीं आता। सो दिस इज योर आंसर। Move to the next question. 2 vectors A vector and B vector lie in the same plane. Then another vector C vector lies outside this plane. Then resultant of this, हमने अभी बात की थी कि रिजल्टेंट प्लेन से बाहर चला जाएगा। कैसे? अभी जो मैंने बनाया था कि अगर 4 नॉन प्लेनर वेक्टर हैं तो ही रिजल्टेंट 0 आ सकता है, 3 का रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता। कि अगर मान लो ये 2 वेक्टर हैं विच लाई इन दी सेम प्लेन, तो इनका रिजल्टेंट भी यहाँ लाई करेगा। अब जो तीसरा वेक्टर है वो प्लेन के बाहर है ऐसे, तो इसका और इसका जो रिजल्ट है इनके बीच में एंगल थीटा बन गया, इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ लाई करेगा। दे कैन नेवर कैंसल आउट ईच अदर। सो इट कैन नॉट बी 0 नहीं हो सकता। अगर नॉन प्लेनर है, मैंने अभी बताया था कि अगर नॉन प्लेनर वेक्टर हैं इनका रिजल्टेंट 0 चाहिए तो मिनिमम कितने होने चाहिए 4। 3 से काम नहीं बनेगा। सी इज आउटसाइड दिस प्लेन। ठीक है, इट कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता। हमने बात याद रखनी है, अगर प्लेनर वेक्टर है, अगर बेटा वेक्टर क्या है प्लेनर वेक्टर, प्लेनर वेक्टर है, ठीक है, तो 3 वेक्टर से 0 आ सकता है। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो 2 ही चाहिए। लेकिन अगर नॉन प्लेनर है फिर नहीं। ठीक है ना, नॉन प्लेनर के केस में वी रिक्वायर 4। When 2 vectors of magnitude P and Q are inclined at an angle theta, magnitude of the resultant is 2P. When the inclination is changed to 180 - theta,
मैग्नीट्यूड इज हाफ, फाइंड रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। देखो फिजिक्स में नीट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या जेई में भी स्टेटमेंट के साथ साथ चलो, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एंड द रिजल्टेंट इज 2p। तो मैं लिख देता हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉज ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 2p का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर कर देते हैं। नाउ वी हैव चेंज द इंक्लिनेशन टू 180 माइनस थीटा, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq 180 माइनस कॉस थीटा, 180 माइनस थीटा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट हाफ हो गई है। पहले रिजल्टेंट कितनी है 2p, इसका मतलब अब रिजल्टेंट कितनी है p, और रिजल्टेंट कितनी है p। सो यहाँ पर 2p है, दिस इज 2p रिटर्न है, रिजल्टेंट 2p है, स्क्रीन में दिख नहीं रहा थोड़ा सा वो है, ठीक है, रिजल्टेंट इज 2p, ठीक है। सो दिस विल बिकम व्हाट 2p स्क्वायर और ये p स्क्वायर ऐसे। तो अगर हम यहाँ पर ले लें तो इसका क्या बन जाएगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर ऐसे, और ऊपर वाली इक्वेशन क्या p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, 2p का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर। तो इसके बीच में ये दोनों कट जाएंगे, सो नाउ दिस विल बी 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 5p स्क्वायर, सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 3p स्क्वायर, सो 2/3 विल बी इक्वल टू p बाई क्यू, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो बेटा p बाई क्यू क्या आ जाएगा √2/√3, तो दिस विल बी योर आंसर। तो अगर तुम सोल्यूशन के साथ साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ साथ चल रहे हो, यू विल इजीली गेट द आंसर, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ p/q, तो भाई p/q की रेशियो निकालनी है, और वहाँ उसने 2p था और p था, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज r1 ऑन रिवर्सिंग वेक्टर b, रिजल्टेंट बिकम्स r2। हमें वैल्यू निकालनी है, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। सो वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब हमने को ऐड किया प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू r1 स्क्वायर, और जब मैंने b को रिवर्स कर दिया तो यही क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा, ये r2 स्क्वायर, इनको ऐड कर रहा हूँ ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, क्लियर। सो वी कैन से दिस वैल्यू इज व्हाट 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर। होपफुली आई थिंक यू गॉट दी फंडामेंटल्स के बेसिक वेक्टर के कैसे देखने हैं हमने। देन स्पेशल केसेस, टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन दी वेक्टर इज थीटा। मैंने अभी तुम्हें पहले ही बताया था, अगर मान लो ये दो वेक्टर हैं, इसका मैग्नीट्यूड a है, इसका भी a है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी, हमने अभी डिस्कस किया था 2a cos थीटा बाई 2। मान लो दिस वेक्टर इज a, दिस वेक्टर इज b, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाई 2, और अगर मैं इनको माइनस कर दूं this will be 2a sin theta by 2. We have already discussed this part. So we are done with the first part of the vector, that is basics of vector, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगा उसके अंदर विल डिस्कस यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस, और वो वेक्टर की लेंथ, उस लेक्चर की लेंथ थोड़ी छोटी होगी इसके कंपैरेटिवली। ये क्या बेसिक्स ऑफ वेक्टर में सब कुछ टोटलिटी में कवर करना है विद न्यूमेरिकल्स, सो इट विल टेक सम टाइम, बट दैट इज़ नॉट द केस व्हेन यू डिस्कस यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो सिंपल है और जल्दी जल्दी निकल जाते हैं बहुत, ठीक है। तो आप इनको रिवाइज करिए अच्छे से और इन न्यूमेरिकल्स को देखिए। अगर आपने ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ लिए हैं, इनको एक बार अपने हाथ से ट्राई करो करने की, ठीक है। एक बार लेक्चर देखने के बाद में दोबारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, लेक्चर नहीं देखना है दोबारा, ठीक है। एक बार देखो, फिर उसके बाद में उस पार्ट को डिस्कस करते हैं, तो देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ नीट, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।